नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं अपना। आज का 18 फरवरी है आज और पहली शिफ्ट का पेपर हो चुका है। तो हम अपने 18 फरवरी के पहली शिफ्ट का पेपर शुरू कर रहे हैं। मैथ का पोर्शन है हमारा। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है हमें 108/36। चलिए देखते हैं। आसान क्वेश्चन है हमारे पास। एक दो क्वेश्चन है जो हमारे पास कैलकुलेटिव है, बाकी क्वेश्चन आसान आए थे। हम जिन बच्चों ने दिया है वो अपने आंसर मिला लेंगे। देखो ये 108 हमें दे रखा है 108/36 गुणा 1/4 गुणा 1/4 प्लस 2/5 और गुणा 1/4। यही दे रखा है बस। आप देखें 36 दिया 108 होते हैं तो ये हो गया 3/4 और यहाँ पर होता है 2 से काटेंगे आप 2 तो ये हो गया 1/10। ठीक है। अगर आपका मन है एलसीएम ले लें 20, वरना आपको पता है 75% है, ये 10% है। 75% 10% होता है 85%, और 85% को परसेंटेज टेबल में 17/20 ही लिखा जाता है। तो आप इसे ऐसे भी देख सकते थे, वरना इसका एलसीएम लेते आप कितना आता 20। 4 से काटे 5 दिए 15, 10 से काटते 2 बार, 2 ऊपर चला जाता 2 एकम 2, तो ये 17/20 बन जाता। ये भी हमारा आंसर था। ठीक है, सही आंसर है हमारा। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास। तो देखो डेसिमल दे रखे हैं। ये डेसिमल वाले क्वेश्चन है जब भी आपके पास जनरल एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। बैंकिंग का एग्जाम तो नहीं है कि इसमें आपको सारे ही मिलाने पड़ेंगे। आप इसमें लास्ट में देख लीजिए आपका इकाई के अंक से हो रहा है। इसमें सारे ऑप्शन अलग अलग है। देखो लास्ट के आपको दिख जाएगा। देखो डेसिमल यहाँ 3 अंक बाद है, यहाँ 2 अंक बाद है, यहाँ 4 अंक बाद है, यहाँ 1 अंक बाद है, यहाँ 1 अंक बाद है। तो लास्ट में 4 आने वाला है, तो लास्ट में 4 ही होगा आपका। तो ये सेकेंडों का सवाल था आपका, आपको इसमें कुछ लिखना भी नहीं था। ठीक है ना। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्योंकि देखो शुरुआत के 2 क्वेश्चन आप देखो, आपका पहला क्वेश्चन कितना आसान आया, दूसरा वाला क्वेश्चन देखो कितना आसान है। कल वाली शिफ्ट में, दोनों शिफ्टों में ये 2 क्वेश्चन इस टाइप के थे, लेकिन इतने आसान नहीं थे जितने क्वेश्चन आसान आपके में है। अगर आपने इस क्वेश्चन में ज़्यादा समय लगाया होगा तो डेफिनेटली आने वाले सवाल आपको टफ लगेंगे। क्योंकि हमारे शिफ्ट में हर बार ऐसा होता है कि शुरुआत में कुछ क्वेश्चन आसान दिए तो इसका जो टाइम बचेगा वो आगे आने वाले क्वेश्चनों में हमें देना पड़ेगा। तो यही चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ती हैं, यही काम होता है टीचर का सिखाने का। देखते हैं आगे। टीचर का काम ये नहीं होता है कि आपको सवाल सिखा दे, टीचर को ये भी बताना पड़ता है सवाल सिखाने के साथ साथ कि किस क्वेश्चन में आपको कम समय लगाना है और उस कम समय आपको दूसरे क्वेश्चन में देना है। क्योंकि इस क्वेश्चन में बच्चों ने मुझे बताया है कि डीआई टफ आई है, तो आप देखना डीआई देखते हैं कैसे टफ आई है। लेकिन ये जो डीआई कैलकुलेटिव है तो वो इसलिए कैलकुलेटिव है, शुरुआत के क्वेश्चन जो है आसान है, वो क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे। अब जो बच्चा उन शुरुआत के क्वेश्चन को ही जल्दी नहीं कर पाएगा तो डीआई में समय कहाँ से लगाएगा। तो डीआई में जो समय लगेगा या फिर आने वाले क्वेश्चन जो हमारे पास टफ आएंगे, तो उन चीज़ों में देखने के लिए हमें पहले वाले क्वेश्चन को आसान बनाना पड़ेगा। अब आप देखो ये क्वेश्चन था हमारे पास, सबसे छोटी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग है, संख्याओं को 4, 10, 12 में से विभाज्य है। देखो 4, 10, 12 से विभाज्य है। 4, 10, 12 मतलब 3 के पहाड़े से विभाज्य है। 3 के पहाड़े से ये भी नहीं कटेगा 3 के पहाड़े से, ये भी नहीं कटेगा 3 के पहाड़े से, ये ही कटेगा 3 के पहाड़े से। बच गया समय सारा, ना इसका एलसीएम लेना है ना कुछ लेना है। आप देखें 2 संख्याएं 3 और 5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में से 6 घटा दिया जाए तो 9 17 के अनुपात में हो जाती है। छोटी संख्या क्या है? देखो 3 और 5 के अनुपात में है, प्रत्येक में से 6 घटा दें, इसमें से भी 6 घटाना है और इसमें से भी 6 घटाना है, अनुपात हमारा 9 और 17 हो जाता है। तो आप देखो जो हमारा डिफरेंस है दोनों में बराबर घटाया गया है, तो जो डिफरेंस है वो बराबर चलेगा। यहाँ जो डिफरेंस है हमारे पास ये 9, 17, 8 का डिफरेंस है। यहाँ पर जो डिफरेंस है 2 का है, तो मुझे यहाँ 4 की गुणा करनी पड़ेगी 8 का डिफरेंस बनाने के लिए। तो 4 की गुणा करी तो 4 तिया 12 हो गया और 4 पंजे 20 हो गया। अब हमारे पास 3 और 5 खत्म हो चुके हैं। अब देखो 12 से 9 कितना कम हुआ? 3, या फिर 20 से 17 3। 3 कम हुआ है, 3 को कह रहा है वो 6 कम हुआ है, 3 को बोल रहा है 6, तो 1 को बोलेगा 2, 1 को बोल रहा है 2। तो छोटी संख्या उसने हमसे पूछी है, छोटी संख्या 12 है। 12 के बराबर कितना बताना है हमें? 24। तो 12 के बराबर 24 हो जाएगा। यही हमारा आंसर था। तो आप खुद देख लीजिए, शुरू के 3-4 क्वेश्चन बहुत ही आसान है, और इसलिए आसान है क्योंकि आने वाले क्वेश्चन में आपको समय लगाना पड़ेगा। अब बच्चे अपना पेपर कंपेयर करने लगे कि पिछली वाली शिफ्ट में आसान आया था या टफ आया था, ऐसा कोई मायने नहीं रखता है। असली ज़िंदगी तो आपकी है, जो आपका आज जीवन है वही आपका जीवन है। ये नहीं कि कल हमारे पापा का जीवन ज़्यादा कठिन था या हमारा आने वाले बच्चों का जीवन आसान होगा। जो आपका जीवन है उस पर फोकस रखें। इसलिए जो आपका आज का पेपर है उस पर फोकस रखें, उसी में ही समय बचाने की कोशिश करें। कह रहे यदि ए बी का 250% है तो बी ए बी का कितना प्रतिशत है? देखो उसने बोला है ए जो है वो बी का 250% है। 250% का मतलब होता है 5/2। तो देखो ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 2 है, ए बी का अनुपात 5:2 आएगा ना। उसने बोला है बी ए प्लस बी का कितना परसेंट है? इसने बोला है बी ए प्लस बी का कितना परसेंट है, ए प्लस बी का कितना परसेंट है।
ये पूछा है आप सोच लें। तो बी तो हमारा 2 है और ए प्लस बी कितना है 7 है, तो 2/7 28 से ही 4/7 होता है। ये परसेंटेज टेबल आपने याद की होगी। ये रहा आंसर हमारे पास। ये कह रहा मिहिर और दीपेश के बीच 1301 रुपये इस प्रकार बांटिए ताकि 7 वर्ष बाद मिहिर की राशि 9 वर्ष बाद दीपेश की राशि के बराबर हो जाए और ब्याज की दर 4% है। देखो क्वेश्चन अच्छा तब बनता है ये जब दर अलग अलग होती। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया है इसने। 4% की दर है, इसने मिहिर का हिस्सा पूछा है, मिहिर और दीपेश। देखो 2 व्यक्ति हैं मिहिर और दीपेश। आपको सिंपल इस क्वेश्चन में क्या करना होता है, 7 साल और 9 साल, 2 साल का गैप है इनमें, तो इनमें 2 साल का अंतर है, तो आपको 4% की दर पर 2 साल के लिए निकलना है। 4% की दर पर 2 साल के लिए। देखो 4% का मतलब होता है 26/25, क्योंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा है, तो क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज कहाँ से, वार्षिक दर से संयोजित किया जाता है। जो संयोजित होता है वो कंपाउंड होता है। ठीक है जी, इंग्लिश में भी पढ़ सकते थे आप, कंपाउंड लिखा हुआ है। ये 2 साल की बात है तो स्क्वायर हो जाएंगे, तो हमारे पास मिहिर और दीपेश का अनुपात आ जाएगा 676, इसका स्क्वायर कर दिया हमने, और 625। अब आप देखो 676 625 का जो टोटल है वही 1301 है, यानी कि हमारे पास मिहिर और दीपेश के हिस्से दोनों के आ चुके हैं। इसमें मिहिर का हिस्सा 676 है, दीपेश का 625 है। इसने मिहिर का पूछा है, आपका 676 आंसर आ जाएगा। आगे देखें, ये कह रहा अभिषेक, विमल और चिन्मय साझेदारी में शामिल हुए हैं। अभिषेक, विमल और चिन्मय, अभिषेक ABC 3 व्यक्ति रखे ABC, अभिषेक, विनय और चिन्मय। उसने बोला है अभिषेक विमल से 3 गुना निवेश करता है। अभिषेक जो है विमल से 3 गुना निवेश कर रहा है, और विमल जो है चिन्मय के निवेश का 2/3 है। विनय जो निवेश कर रहा है वो चिन्मय के निवेश का 2/3 है। तो चिन्मय के निवेश का 2/3 है। तो देखो चिन्मय का निवेश हमने माना 3 है, तो इसका 2/3 हुआ 2, और इसका 3 टाइम है, तो कितना हुआ, ये 6। देखो मुझे ये पता नहीं है कि एग्ज़ाम बनाने वाले कैसे एग्ज़ाम बना रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। हिंदी की लैंग्वेज और इंग्लिश की लैंग्वेज में अंतर दे देते हैं। आप देखें कल वाली शिफ्ट में भी था और अब वाली शिफ्ट में है, टीचर भी पढ़ा देते हैं, पता नहीं गलतियां देखते हैं नहीं देखते हैं। आप इस बात की चीज़ देखिए, इसने कहा है कि 3 गुना अधिक निवेश करता है। 3 गुना अधिक नहीं होता है, 3 गुना निवेश कर रहा है बस। हमने 3 गुना निवेश ही तो माना है। 3 गुना अधिक का मतलब पता क्या होता है, 4 गुना हो जाता है वो। इंग्लिश में देखो सीधे सीधे दे रखा है, ठीक है। इसने बोल रखा है अभिषेक इन्वेस्ट 3 टाइम एज मच एज विमल। 3 टाइम है, 3 टाइम मोर कहाँ है, अधिक लिख रखा है उन्होंने। तो ये ट्रांसलेटर भी गड़बड़ कर देते हैं कुछ ना कुछ, और बच्चों की कहानी खराब हो जाएगी। खैर हमारे पास 6-3-2 का अनुपात आ चुका है। उसने बोला है वर्ष के अंत में अर्जित लाभ 5500 है। देखो टोटल लाभ जो हमारे पास 5500 है, इस रेशो में बांटा जाएगा 6, 2 और 3 में। तो 6, 2 8 और 3 11 के बराबर है 5500। 1 के बराबर होगा हमारे पास 500। 6 के बराबर 5500, 11 के बराबर 5500, 1 के बराबर 500। चिन्मय का हिस्सा पूछा है, चिन्मय 3 है, चिन्मय 3 के बराबर हो गया हमारे 1500। खत्म, ये रहा आंसर। आगे देखिए, ये कह रहा है संख्या 323 में अभाज्य गुणनखंड कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, 2 अभाज्य गुणनखंड है, या 4 अभाज्य गुणनखंड, 3 अभाज्य गुणनखंड है। देखो अभाज्य गुणनखंड देखने हैं, देखो 323। अब आप सिंपल सी देखो, ये किसके स्क्वायर के पास दिख रहा है आपको, ये 324 के स्क्वायर के पास है, या 18 के स्क्वायर से 1 कम है, या 18 के स्क्वायर से 1 कम है, यानी कि 1 का स्क्वायर कम है। तो 18 के स्क्वायर से 1 कम और 1 ज़्यादा, यानी कि a + b a - b। ये 19 गुणा 17 की गुणा है, ये 19 गुणा 17 की गुणा है। 20 के पहाड़े 20 तक याद करने जरूरी है, एग्जाम में दिख रहा है अभी भी। तो 19 गुणा 17, 2 प्राइम नंबर है, केवल 2 अभाज्य गुणनखंड आएंगे इसमें, 2 प्राइम नंबर फैक्टर। एक आदमी एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 20% कम पर खरीदा होता और 12 रुपये 60 पैसे कम में बेचा होता तो 30% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। देखो 3% दे रखी है, एक एक्चुअल रुपये है, तो इस एक्चुअल रुपये को हम बाद में लेंगे। मैंने आपको प्रॉफिट लॉस पढ़ाया है, सेम क्वेश्चन करा रखा है, आप देख लेना। इसमें कई सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, आप देखें। इसने बोला है कि 25% लाभ पर बेचता है, हमने माना 100 रुपये की वस्तु है, 25% लाभ 125। इसे 20% कम पे खरीदेगा, कितने में, 80 में खरीदेगा, तो लाभ कितना हो रहा है, इसको छोड़ देते हैं, 30% का लाभ होता है। तो देखो जो क्रय मूल्य अब है, जो अब क्रय मूल्य है, इस पे 30% लाभ होगा, तो इसका 30% आएगा कितना, 24 रुपये। 24 रुपये आप जोड़ दोगे, कितने में बेच रहा है, 104 में। तो देखो पहले सेल कर रहा था 125 में, अब सेल कर रहा है वो 104 में, तो कितने रुपये कम करे, 21 रुपये। 21 रुपये कम में बेच रहा है वो। अब इस लाइन को लेंगे, 12 रुपये 60 पैसे कम में बेच रहा है, तो 21 के बराबर है 12 रुपये 60 पैसे। तो 1 के बराबर कितना आएगा, देखो 21 का 126, यानी कि 1 के बराबर 0.6। हमसे पूछा है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, हमें आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस बताना है, यानी कि 100 रुपये के बराबर बताना है हमें। तो 100 के बराबर कितना होगा, ये मल्टीप्लाई कर देंगे 60, ये रहा हमारा आंसर। आगे देखते हैं, देखो ये क्वेश्चन था। अब
जैसी मोर और ज़्यादा वाली गलती मैं आपको बता रहा था, हो सकता है इसमें भी गलती कर रखी है उन्होंने, लेकिन मेरे हिसाब से जो आंसर आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। इसने कहा है 15, 20, 25, 135 के बीच कितने पद हैं। देखो 15, 20, 25 और डैश 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 जा रहा है ये 135 तक। उसने पूछा है हमसे कितने पद हैं। आप देखो इनके बीच में पूछे हैं, इतने नहीं पूछे हैं। अगर हम जनरल क्वेश्चन देखते, ये बीच की लाइन नहीं दे देता, वो बस ये दे देता हमसे सवाल में कि 15, 20, 25 से 135 तक कितने पद हैं। ये कितने पद हैं, बीच की बात की है इसने, कितने पद हैं, तो कितने पद आराम से निकल जाते। कैसे, आप देखो 5 का पहाड़ा चल रहा है, 5, 15, 20, 25, 5 का टेबल है, तो 135 तक अगर मैं 5 का पहाड़ा देखता हूँ तो ये 27 बार आता है। क्लियर, 27 बार आता है। लेकिन संख्या हमने 15 से शुरू की है, हमने शुरुआत के 5 और 10 दो पद छोड़ दिए हैं। तो जब दो पद छोड़ दिए तो हम इसमें से 2 घटा देंगे, तो कितने पद आने चाहिए, 25 पद आने चाहिए थे। लेकिन बच्चों एक बात देखिए आप, हमसे सीरीज में कहा है 15, 20, 25 और 135 तक कितने पद हैं। अगर पूछता तक कितने पद हैं तो 25 आ जाता, लेकिन उसने कहा है इस सीरीज के बीच में कितने पद हैं, तो हमें पहला और आखिरी हटाना पड़ेगा। बीच में जो पद आएंगे वो कितने आएंगे, 2 पद और हटाने पड़ेंगे हम इससे, तो हमारे पास आएंगे 23 पद। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से तो 23 होगा। मैं एग्जाम देता तो मैं भी 23 ही लगा कर आता। अब बाकी एग्जामिनर की बात है वो क्या लगाता है, लेकिन इसका आंसर 23 है क्योंकि इसने इसके बीच की बात की है। अगर हमारा इसका आंसर हम 25 लगाएंगे तो हमारे पास सवाल ये होगा 15, 20, 25, 135 तक कितने पद हैं, किस सीरीज में कितने पद हैं। इनके बीच में पूछा है तो बीच का मतलब तो 2 संख्या ही छोड़नी पड़ेंगी हमें लास्ट की। तो हमारे पास आंसर कितना आएगा इसका, 23। आगे देखते हैं। एक लॉन आयत के आकार का है, एक लॉन जो है वो आयत के आकार का है, इसकी भुजाएं 2 और 3 के अनुपात में है। लोन का क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर है, तो लोन की चौड़ाई कितनी है। देखो लंबाई चौड़ाई हमारे पास 2x और 3x दे रखा है, तो हमारे पास क्षेत्रफल होगा 600 दे रखा है इसने, तो 2 3 6x स्क्वायर बराबर 600, 6x स्क्वायर बराबर 600, x बराबर आपके पास आ गया 10, x की वैल्यू 10 आ गई, तो 10 दूनी 20 तो हो गई हमारे पास चौड़ाई और 30 हो गई लंबाई, क्योंकि बड़ी वाली भुजा हम लंबाई मानते हैं और छोटी भुजा चौड़ाई मानते हैं जब तक वो मेंशन ना कर दे। अगर उसने खुद ही बोल दिया है लंबाई छोटी है और चौड़ाई बड़ी है तो हम उसे मान लेते हैं, लेकिन इसने कुछ नहीं कहा है तो हमारे हिसाब से 20 ही इसका आंसर होगा, और इसने ऑप्शन में 30 दे भी नहीं रखा। एक साइकिल चालक 900 मीटर की दूरी 2 मिनट में 30 सेकंड में तय करता है, चालक की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में बतानी है। देखो 900 मीटर की दूरी है और ये कितने समय में तय कर रहा है, 2 मिनट 30 सेकंड, तो सेकंड में बदलते हैं 120 और 30 150, 150 में, तो ये मीटर में है ये सेकंड में है। आंसर पूछा है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो गुणा 18/5 और करना पड़ेगा इसमें हमें। तो 15 छिक्का 90 होते हैं, 18 छिक्का 108, 108/5, 5 से भाग करने के लिए दुगना करके डेसिमल लगाना है, 108 दूनी 216, डेसिमल 1 अंक बाद आएगा 21.6, आंसर हमारे पास। सिंपल क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। ये कह रहा है 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली से दुगनी और तीसरी से भी 3 गुनी है। ओके जी, 3 संख्या है, पहली, दूसरी और तीसरी। उसने बोला है 3 संख्याओं में से दूसरी पहली से दुगनी है, दूसरी जो है वो पहली से दुगनी है और तीसरी से भी 3 गुनी है, और ये तीसरी से भी 3 गुनी है। देखो 2 और 3 का मल्टीपल 6 होगा ये, और 6 होगा तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, इसका दुगना था तो ये 3 है, इसका 3 गुना था ये कितना है 2, तो हमारे पास अनुपात आ गया 3, 6 और 2। कह रहे यदि तीनों संख्याओं का औसत 66 है, तीनों संख्याओं का औसत 66 दे रखा है, तो देखो तीनों संख्याओं का जो औसत होगा तीनों को जोड़ के 3 से भाग होता है, तो हम 66 गुणा 3 कर देते हैं, तीनों संख्याओं का टोटल आ जाएगा हमारे पास। 66 थी 198 करने की कोई जरूरत नहीं है, 66 गुणा 3 ही लिखना, क्योंकि आंसर हमसे सेपरेट किसी संख्या पूछा है उसने पूछा सबसे छोटी संख्या, हमें 2 के बराबर बताना है। टोटल कितना है इनका, देखो 6 3 9 2 11, 11 के बराबर दे रखा है इतना, हमें बताना है 2 के बराबर। तो पहले 1 के बराबर निकालते हैं, तो 11 से काटोगे आप 6 3 18 आ गया, 1 के बराबर 18, हमें 2 के बराबर बताना है, 2 के बराबर कितना होगा, 18 दूनी 36, तो यही हमारा आंसर आ गया 36। आगे देखते हैं। कह रहा है मोहन और श्याम अकेले 800 रुपये के लिए काम करते हैं। मोहन अकेले इसमें 6 दिन तक काम करता है, श्याम अकेले 8 दिन तक काम कर सकता है। देखो मोहन और सोहन, मोहन इस काम को 6 दिन में कर सकता है, सोहन श्याम जो है, श्याम इसे अकेले 8 दिन में कर सकता है, और टोटल रुपए हमारे पास 800 हैं। अगर राकेश और रमेश और शामिल कर लें, अगर हम रमेश और शामिल कर लें तो ये तीनों मिलकर 3 दिन में काम कर देते हैं। ये अगर हम रमेश को भी शामिल कर लेते हैं, मोहन, श्याम और रमेश तीनों एक के ही नाम दे रखे हैं, तो उसने कहा है कि हमारा काम 3 दिन में पूरा हो जाता है।
देखो इसने सिंपल सी चीज़ हमसे पूछी है कि श्याम का हिस्सा कितना है, इसमें पेन भी चलाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप देखें 3 दिन काम किया है इसने भी, इसने भी, इसने भी, तो श्याम ने 3 दिन काम करा है, तो श्याम करेगा 3 दिन में 3/8 काम, तो आपको 3/8 रुपये देने हैं 800 में से बस, तो इसको मिल जाएंगे 300 रुपये बस। ये रहा आंसर हमारे पास। हमें क्यों इसका एलसीएम लेना है, क्यों रमेश के दिन निकालने हैं, क्यों करने हैं इतना, जब हमें दे रखा है तो यही आंसर है हमारे पास। ये भी सेकंडों का ही क्वेश्चन था हमारा। अब आया डीआई का। अब देखो डीआई हमारी कैलकुलेटिव हो सकती है, लेकिन कुछ क्वेश्चन इसमें भी आसान होंगे। अब हमें ध्यान रखना है, और जब भी इस टाइप की डीआई हमारे पास आई कैलकुलेशन वाली, तो हमें पेशेंस जरूर रखना है, जल्दी जल्दी में नहीं भागना है। जितना स्लो करोगे उतना आसान और सही होगा, जितना जल्दी भागोगे उतने गलत होंगे क्वेश्चन। इसमें हमें दे रखी तालिका, विगत वर्षों में विभिन्न राज्यों से एक प्रतियोगी परीक्षा में उपस्थित रहने वाले उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की संख्या निम्न तालिका में उल्लिखित है। देखो 2001 में उत्तीर्ण, उपस्थित और उत्तीर्ण, 2002 में उपस्थित और उत्तीर्ण, 2003, 4, 5 ऐसी दे रखा है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है। पहले क्वेश्चन पे हमारे पास दे रखा है इसने, दिए गए वर्षों के दौरान डी से उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों का औसत कितना है। देखो डी में उपस्थित होने वाले ये रहे 8000, 9000, जोड़ते चलते हैं साथ साथ, 8 और 9 17, 17 और 8 25, 25 और 9 34, 34 और 8 42, तो आपके पास 42,000 रुपये हो चुके हैं। बाकी बचे हुए जोड़ लेते हैं। अब देखो 600 बचा था, 6 6 12, 12 और 8 20, 20 और 9 हो जाएगा 29, तो 2900 रुपये और जोड़ लेते हैं, तो हमारे पास हो गया 44,900। हमसे औसत पूछा था तो 5 से भाग करना है, तो 5 से कटिंग कर देंगे, तो दुगना करते हैं, 49 दूनी 98 और 4 दूनी 8, 0 1 आ जाएगी, तो ये हो गया हमारे पास 8980। 8980 ही लगा रखा है जिसका पेपर है, 8980 आंसर सही है बिल्कुल। आगे देखते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है। 2003 में सभी 5 राज्यों में, 2003 हमारे पास ये था 2003, ठीक है जी, 2003 में सभी राज्यों में, ठीक है जी, 2003 में सभी 5 राज्यों में उपस्थित उम्मीदवारों की कुल संख्या में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का अनुमानित प्रतिशत बताना है। तो देखो अनुमानित भी दिया है, 16, 18, 2 का गैप है, 3 का गैप है, जोड़ते चलते हैं 2003 के 2000 सबके, ठीक है ना। तो देखो 6 6 12, 6 18 और 6 24, तो 2400 का 400 हो गया, 2 हासिल हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या जोड़ा, 6 6 12, 6 3 18, 18 और 6 2400, 2400 का 400, 2 हासिल चला गया, 7 2 9, 9 और 8 17, 17 और 7 17 7 24, 24 8 32, 32 और 9 41, तो ये आ गया 414,000। अब हमारे पास क्या देखने हैं हमें, क्वालिफाइंग वाले बच्चे जोड़ लेते हैं। 6 5 11 होता है, 110, तो एक कैरी हो गया, तो 9 1 10, 10 9 19, 19 और 8 27, 27 और 10 37, 37 और 13 50, 501, तो हमारे पास ये उत्तीर्ण है और ये उपस्थित है। तो परसेंटेज देखना था हमें, ये 414 पर कितना परसेंट है। ठीक है, कटिंग कर लेते हैं, 2 0 से 2 0 कटेंगे, भाग करते हैं। देखो 5 से काटोगे आप, देखो ये जो 2 0 होती, तो ये 2 0 इधर से कट जाती। अगर ये 14 की जगह 2 0 होती, तो 2 0 यहाँ पर होती, कट जाती। हमें 4 से भाग करके देखना है, मोटा मोटा हम मोटा मोटा ही भाग करके देखेंगे इसमें। तो 4 से देखो 12 चौक 48 होता है, तो 12 बार कटेगा, 13 चौक 52 ज़्यादा हो जाएगा, तो लगभग 12% के आसपास आएगा, तो 12 इसने दे रखा है, हमारा 12 आंसर है। आगे चलते हैं। 2001 में देखो, गलती किसी से भी हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है क्वेश्चन कराते हुए, तो आप भी इस पर फोकस रखें। अगर मेरी कोई गलती हो जाती है तो आप उसे कमेंट में बता दें कि मैंने क्या गलत किया है। ठीक है, इसने बोला है 2001 में सभी राज्यों से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या 2002 में सभी राज्यों में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का लगभग प्रतिशत कितना है। देखो 2001 में उत्तीर्ण, 2002 में उत्तीर्ण का देखना है, तो हमें देखना है 2001 ऊपर रखना है, 2002 नीचे, गुणा 100 कर देना है, वो भी पास वाले बच्चे। तो पास वाले बच्चे ये रहे, दोनों हमारे सामने हैं, करते हैं सोल्व। देखो 5 5 10, 6 6 12, 12 और 10 होते हैं 22, तो 22 के लिए हमने लिख दिया 20, 2 हासिल चला गया हमारे पास। आगे देखते हैं, हमारे पास 8 और 2 10, 10 9 19, 19 8 2 10, 10 9 19, 19 और 7 26, 26 और 8 34, 34 और 7 41, तो 41 हो गया हमारे पास 412। अब बात कर लेते हैं हम 2002 की। चलिए 2002 में हमारे पास है 5 5 10, 10 6
देखो 50 हो गया, 50 50 100 और 60 160। 160 के लिए हमने लिख दिया 60, एक है हासिल चला गया, फिर से जोड़ लेते हैं अभी ने। तो 9 और 1 10 हो गया, ठीक है ना, 1000। ये हो गया 10 10 20 10 30, 30 और 10 40 और 2 42, 42 और 9 51, तो 51 हो गया 516। तो ये 2002 है, 2001 है। तो उसने यही पूछा है कि 2001 जो है वो 2002 का, वो 2002 का 5160 का कितना प्रतिशत है। जीरो से जीरो कट जाएगी, आप खुद ही देख लीजिए आपके ऑप्शन कितने नज़दीक नज़दीक हैं इसमें भी। आप देखो 5 से काटोगे, देखो 16 पंजे 80, 16 पंजे अगर मैं इसका देखूँ 5 से काट के देखता हूँ, 5 अट्ठे 40 होता है, 5 अट्ठे 40 यानी कि 80 की गुणा करूँगा अगर मैं, तो 16 अट्ठे 128 होगा, एक हासिल हो जाएगा। और 16 पंजे 80 और 1 81, ठीक है जी। तो हमारे पास मैंने 8 की गुणा करी है, तो 16 अट्ठे 128, एक हासिल हो गया। 8 पंजे 40 और 41, देखो 4128 बन रहा है, ये ऊपर बन रहा है 412, ये 412 ही तो बन रहा है 80 के आसपास जाकर। तो हमें इसकी कटिंग करनी है, तो लगभग कितना परसेंट लगा देंगे हम इसका, डायरेक्ट 80%। अप्रोक्स पहुंचना है, 80% आ जाएगा। हालांकि 79 पॉइंट कुछ बनेगा, क्योंकि हमने इसे लगभग में देखा है, तो 80% 8 की गुणा करने से तो ज़्यादा बैठ रहा है, थोड़ा सा ही कम है, केवल 8 रुपये कम बैठ रहे हैं। 8 रुपये कम का मतलब 0.1 में जाएगा, तो 79.9 के आसपास आ जाएगा। तो हम 79 का मतलब 80 लगा देंगे। आगे देखते हैं, आगे में कह रहा है दिए गए वर्षों में से किस वर्ष में राज्य सी से उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत अधिकतम है। अब देखो ये सवाल हमें देखना है कि सी में बताना है, सी में ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं है, बैंकिंग में और भी ज़्यादा कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आते हैं। जिन्होंने बैंकिंग का पेपर दिया होगा वो इस क्वेश्चन को देखकर तो हलवाई समझेंगे कि इतना आसान क्वेश्चन पूछ दिया, खुश हो जाते हैं बैंक वाले बच्चे इस क्वेश्चन को देखकर। अब देखें दिए गए वर्ष में किस वर्ष में राज्य सी से उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत अधिकतम है। हमें देखना है कि राज्य सी में कहाँ पर सबसे ज़्यादा बच्चे पास हुए हैं, और 5 साल दे रखे हैं, हमें 5 चेक नहीं करने में, 4 चेक करने हैं बस। तो 2005 चेक करना है। देखो 2005 हमारे पास है, यहाँ पर 2005 में हमारे पास है सी व्यक्ति देखना है हमें, तो सी ये रहा 9700 1200, तो 1200 बटे 9700 गुणा 100, तो 2 जीरो लग जाएंगे। 97 से काटते हैं हम, 97 एकम 97, बचा कितना हमारे पास 3 और 2 23 बच गया, 23 का मतलब 230। 97 दूनी करेंगे, 97 दूनी 194 हो जाएगा। 97 तिया करते तो 200 क्या ये ज़्यादा हो जाता हमारे पास, 97 दूनी करा हमने 194, तो 6 और ये 34 बच गया हमारे पास, 36 बच गया, 36। डेसिमल लगा के जीरो लगाएंगे। 97 से हमें भाग करना है इसे, देखो 97 से अगर हम इसे भाग करते हैं 360 को, देखो हमने भाग कर दिया है 12 बार, हमने 12 बार कर दिया है, डेसिमल लगाया, जीरो लगा दी। अब 97 से भाग करेंगे तो 97 तिया कितने होंगे हमारे पास 291, 97 तिया 291, 97 चौका करेंगे 388 ज़्यादा हो जाएगा, तो लगभग 12.3 बार जा रहा है। अभी हमने केवल 2005 ही चेक करा है, देखो कितना कैलकुलेशन हमारी यहीं हो गई है। 2005 के बाद 2004 चेक करना पड़ेगा। 2004 हमारे पास है ये रहा, 2004 हमारे पास है ये रहा, सी दे रखा है मैं 1000, कितने पर है हमारे पास 8550, कितना प्रतिशत है, तो 1 जीरो से जीरो कट जाएगी, 5 से काट लो 171, 5 से काट लो इसे 2, तो ये हो गया 2000 बटे 171। अब भाग करता हूँ मैं इसे, एक बार कट गया भाई, 171 है तो हमारे पास कितना बच गया 29, 290। फिर दोबारा दूंगा तो 2 बार जाएगा, नहीं जाएगा, 17 दूनी 34, 2 बार तो जाएगा नहीं, ठीक है जी, 17 दूनी 34 तो नहीं जाएगा 2 बार, तो एक बार ही जा रहा है, तो देखो 11% आ गया। तो अभी तक हमारे पास ज़्यादा यही आ रहा है 2005। उसके बाद कौन सा ईयर देखते हैं, 2004 हमने चेक कर लिया, 2003 और चेक करते हैं। 2003 है 6200 750, 750 बटे 6200 गुणा 100, तो गुणा 100 है तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 62 से काटते हैं हम, 62 एकम 62, 62 से काटेंगे हम इसे तो हमारे पास हो जाएगा 620, तो हमारे पास बच गया 130, तो 62 दूनी 126 होते हैं। देखो 12 बार चला गया, अभी 12 आ रहा था, अभी हमारे लग रहा था ये वाला ज़्यादा है, अभी ये भी 12 आ गया। अगर मैं 62 से भाग करूँगा तो 62 दूनी हमारे पास हो जाएगा 124, 124 हो गया, तो 124 130 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा 6, दशमलव लगा के जीरो लगाऊंगा, देखो जीरो आ गई यहाँ पर। अब मैं 62 से काटूँ तो अब भी नहीं कट रहा है, तो जीरो लगानी पड़ गई 12.0, तो ये 12.0 है, 12.3 है, अब भी हमारा 2005 ही ज़्यादा आ रहा है। 2001 हो जाएगा लास्ट ऑप्शन चेक करने के लिए, तो 2001 में हमारे पास 6200 में से 750, 2001, ये 2001 ही चेक किया था क्या हमने, ये हमने 2001 ही चेक किया है,
2001 में 6200 में से 750, ठीक है। 2003 चेक नहीं किया है, 2003 कहाँ पर है हमारा, 7600 में से 860 है। 2003 हम यहाँ चेक कर लेते हैं, 860 है किसमें, 7600 में से, कितना परसेंट है, तो 20 से 20 कट गई हैं, 76 से हमें इसे भाग करना है, तो 76 से काटेंगे, 76 एकम 76, बचा कितना हमारे पास, 10 बच गया, 100 हो गया, फिर 76 एकम 76, तो ये 11 आ रहा है। देखो 11 यहाँ 12.0, यहाँ 12.3 और यहाँ पर 11, तो ज़्यादा कौन सा है, 12.3, तो हमारा आंसर 2005 साल ही है इसका, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, सभी वर्षों के दौरान राज्य बी में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की तुलना में सभी वर्षों में राज्य बी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों का अनुमानित प्रतिशत बताना है। देखो राज्य बी में उपस्थित होने वाले छात्र लेने हैं सभी वर्षों के, और राज्य बी में उत्तीर्ण उम्मीदवार लेने सभी वर्षों के, और प्रतिशत निकालना है बस। तो राज्य बी की बात कर लेते हैं अब हम, तो ये राज्य बी है ये आपका। देखो 7, राज्य बी की बात करें, 7 9 7 16, 16 16 8 24, 24 और 9 33, 33 और 8 41, तो आपके पास आ गया 41,000। उसके बाद वाली बात करते हैं अब हम, 5 2 7, 700 हो गया, 500 200 700, 5 2 7, 7 4 11, 11 5 16, 16 और 6 22, 22 का मतलब 2200, तो ये हमारे पास बन गया 43200। अब हमें क्या देखने हैं, हमने उपस्थित छात्र देख लिए हैं बी में, अब हमें उपस्थित क्या उत्तीर्ण छात्र देखने हैं बस। उत्तीर्ण ले लेते हैं, 8 8 और 10 18, 18 18 और 9 27, 27 और 9 36, 36 और 10 36 और 10 46, 4600 बन चुका है। इससे आगे देखते हैं हमारे पास क्या रह गया था, 50 रुपये यहाँ रह गए हैं, 50 और 50 100 और 50 150, 150 रुपये हमारे पास रह गए थे, 150 जोड़ देते हैं, तो हमारे पास बन गया 4750। देखो बिल्कुल इत्मीनान से, जब भी आपको कैलकुलेटिव क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा तो आपको मन को शांत कर लेना है। जहां आपने मन को अशांत करा आपकी कैलकुलेशन उलझ जाएगी। जल्दी जल्दी चलने के चक्कर में नहीं लगना है, बिल्कुल इत्मीनान से करना है। 4750 बटे 4320 गुणा 100 कितना परसेंट है, ये भी आसान था। आप देखो 11 गुणा अगर मैं करता हूँ 43, तो ये बनता है 473, और 473 का 475 दे रखा है, तो लगभग 11 बार तो कट ही गया ये, तो आपका 11% के करीब आंसर आ जाएगा, ये रहा डी ऑप्शन। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, कैलकुलेशन को ध्यान देना था। देखो शुरुआत की पहली और दूसरी शिफ्ट में क्वेश्चन आसान थे थोड़े से, डीआई में इतनी कैलकुलेशन नहीं थी, डीआई आसान थी उसकी, लेकिन जो कल वाली शिफ्ट थी 17 फरवरी की सेकंड शिफ्ट, उसकी डीआई भी आयात निर्यात पर आई थी, जो मैंने आपको कराई थी वो मैंने आसान करा दी थी, लेकिन जिस बच्चों ने पहली बार देखी होगी वो हुई नहीं होगी उनसे भी। तो क्वेश्चन सारे ही अच्छे थे, कल वाली शिफ्ट के भी और आज वाली शिफ्ट के भी। ऐसा ना सोचें कि हमारी शिफ्ट का आसान है, दूसरी शिफ्ट का टफ है। जैसी हमने तैयारी करी है वैसे हमारे नंबर आने वाले हैं। मेरी क्लास देखते रहें कंटिन्यू, परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस जरूर पढ़ लें मेरी क्लास में से, आपको ज़रूर कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी उससे, और आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। बाकी मिलते हैं अपनी शाम वाली शिफ्ट में अब, तब तक के लिए धन्यवाद, और आपके रिजल्ट के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बेस्ट ऑफ लक।